ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज इस प्रश्न पत्र में स्त्री लेखन के अंतर्गत हम पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था और स्त्री प्रश्न इस विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप पितृसत्ता की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पितृत्व को नृतत्व एवं शरीर विज्ञान के माध्यम से समझ सकेंगे और स्त्री शोषण की बुनियाद को पितृ व्यवस्था के आईने में देख सकेंगे। विषय में पितृ के साथ जुड़ा हुआ है सत्ता और स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है प्रश्न। सत्ता और प्रश्न के भाव को अगर हम विमर्श के और चिंतन के क्षेत्र में रखकर देखें तो एक ओर सत्ता की ओर पहले से प्रतिष्ठित और स्थापित मान्यता, विश्वास और उसके संचालक विचार हैं, ये सत्ता पक्ष है, और दूसरी ओर उससे असहमति, बहस और अस्वीकृति, ये प्रश्न पक्ष है। सत्ता और प्रश्न के आमने सामने से विमर्श बनता है और मामला अगर अस्मिता विमर्श का हो तो प्रश्न का पक्ष अस्तित्व का, प्राणपण का सवाल हो उठता है और सत्ता का पक्ष उस अस्तित्व के दमन, शोषण और उत्पीड़न का, क्योंकि अंततः सवाल शक्ति विमर्श का, उत्पीड़क और उत्पीड़ित की जोर आजमाइश का है। स्त्री विमर्श की वैचारिकी पिछले 100-150 वर्षों में एक विकसित और बहुमुखी वैचारिक व्यवस्था का रूप ले चुकी है। पितृसत्ता का विवेचन उसका एक अहम हिस्सा है। स्त्री विमर्श के विकास का हर मोड़ पितृसत्ता के साथ उसके बदलते हुए संबंध और तदनुसार अपने स्वरूप का नक्शा कहा जा सकता है। भारत में हिंदी में विमर्श का ये संघर्षकारी रूप बहुत प्रचलित और प्रबल नहीं है। वास्तव में उसे हम स्त्री लेखन और स्त्री चिंतन के साथ जोड़कर देख सकते हैं। सच है कि पितृसत्ता के साथ उसका बुनियादी संबंध असहमति और विरोध का है, पर यह अभी हाल का विकास है। असहमति और विरोध की तीव्रता एवं प्रखरता के अनुपात में स्त्री विमर्श, उग्रवादी स्त्री विमर्श, मार्क्सवादी स्त्री विमर्श और पितृसत्ता के साथ विरोध और असहमति के अनुपातों की विविधता से ही उसकी कोटियां परिभाषित होती हैं। स्त्री अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों के उत्तर की तलाश में स्त्री विमर्श ने पितृसत्ता नामक पुरुष प्रधानता के आभास को एक ठोस परिभाषा द्वारा आज बड़े पैमाने पर ज्ञात, परिचित और प्रचलित अवधारणा बना दिया है। किन कारणों से पितृसत्ता का जन्म और विकास हुआ, ये जाने बिना पितृसत्ता के अन्यायों का उन्मूलन संभव नहीं था, क्योंकि उपचार उन्हीं कारणों का होना था। तो पितृसत्ता की इस धारणा को समझ लेने के बाद अगर हम स्त्री प्रश्न की बात करें तो उसे संक्षेप में यूं निरूपित किया जा सकता है कि इसमें उन प्रश्नों से जूझने, उनका समाधान खोजने व उनकी तथाकथित समाधानहीनता का उपचार करने का व्यवस्थित उपक्रम है, जो पितृसत्ता के कारण स्त्री के अस्तित्व का अंतरंग बन गए। उसकी वैचारिकी के एक हिस्से को प्रश्न व्यवस्था या प्रश्न पद्धति कहा जा सकता है और दूसरा हिस्सा समाधान की तलाश, जो कि प्रश्नों के संकेत से ही समाधान की दिशा निश्चित करता है। स्त्री प्रश्न पितृसत्ता के साथ स्त्री के संबंध में एक बुनियादी बदलाव का नाम है। प्रश्नहीन समर्पण की बजाय सजग, सचेत निर्णय क्षमता और असहमति के विवेक का ये पर्याय है। इन प्रश्नों का स्वरूप बहुआयामिक है। इनका संबंध उसके चौतरफा शोषण
और उत्पीड़न के साथ है। इसके दायरे में उसके अस्तित्व के बहुत निजी और व्यक्तिगत भावात्मक स्तरों से लेकर पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तक सभी पक्ष निहित हैं। इन्हें उसने सदियों तक स्वेच्छा से अपनी जीवन विधि की तरह स्वीकार किए रखा। इसलिए वे सदियों तक न केवल उसके जीवन का पर्याय बल्कि अर्थ और उद्देश्य भी बने रहे। जब तक उसने स्वयं अपने जीवन को प्रश्न चिन्हित नहीं किया, तब तक अपने उत्पीड़न में वो स्वयं भागीदार और उत्पीड़क की संगिनी बनी रही। प्रश्न का ये स्वाभाविक आचरण है कि वे यथार्थ को बदल देते हैं। जब प्रश्न उठे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, न अर्थ न उद्देश्य। प्रश्न जब पूछे ही गए तो स्त्री ने स्वयं को इतिहास के बाहर पाया। अपने अस्तित्व के इतिहास में उसे अपनी जगह पर पितृसत्ता के द्वारा निर्धारित भूमिकाएं और पराधीन हैसियत मिली। इतिहास में स्त्री नहीं थी, केवल पुरुष द्वारा प्रस्तुत स्त्री की छवियां थीं। छवियां रचयिता या निर्माता की इच्छा, रुचि या कामना पूर्ति के अनुसार गढ़ी जाती हैं। वे यथार्थ का निरूपण नहीं होती, उनका निर्माण किया जाता है। एक बार निर्मित होने के बाद वे यथार्थ की जगह पर स्थापित हो जाती हैं, अस्तित्व के आदर्श का सांचा बन जाती हैं और वस्तुतः यथार्थ का सृजन और पुनः सृजन करने लगती हैं। पितृसत्ता ने स्त्री के समक्ष उसकी एक आदर्श छवि रखी और उसमें ढलने के लिए उसे प्रेरित, प्रोत्साहित, विवश, दमित, उत्पीड़ित किया। परंपरा या अतीत का अर्थ उन प्रश्नों से निश्चित होता है जिनके उत्तरों की तलाश में परंपरा की छानबीन की जाती है। उदाहरण के लिए प्रश्न यदि ये हो कि हमारी संस्कृति में स्त्री के लिए आदर्श आचरण की कसौटियां क्या हैं और उन्हें अगली पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित किया जाए, तो इतिहास के साक्ष्यों और उद्धरणों और उदाहरणों से हम कुछ विशेष धारणाओं का पुनर्बलन करेंगे। लेकिन अगर हम ये पूछें कि हमारी संस्कृति में स्त्री के संदर्भ में बुनियादी मानवाधिकारों से जुड़ी आचरण संहिता का पालन किस हद तक होता रहा है, तो वही धारणाएं उलट जाएंगी और अपना अर्थ बदल देंगी। वही तथाकथित आदर्श वस्तुतः अन्याय और अनौचित्य के नमूने दिखाई देंगे। परिवार और समाज में स्त्री की दोयम स्थिति, पराधीनता और उत्पीड़न के कारणों को समझने की परियोजना के साथ स्त्री विमर्श, स्त्री चिंतन ने इतिहास को खंगाला, अपने बुनियादी सवाल गठित किए और उनके उत्तर खोजे। कारण के तौर पर पितृसत्ता उसके हाथ लगी। स्त्री विमर्श के अधिकांश चिंतन की तरह पितृसत्ता ने इतिहास और समाजशास्त्र की गहन शोध भी पश्चिम में ही हुई। लेकिन सभी स्त्री विमर्शों ने अपने अपने समाजों और संस्कृतियों के संदर्भ में पितृसत्ताओं के अपने अपने स्थानीय संस्करणों का विवेचन किया है और उन आचरण संहिताओं को रेखांकित भी किया है जिनसे उन्हें जूझना और उबरना है। इसीलिए आधुनिक चिंतन और विमर्श के बहुलतावादी स्वभाव के अनुरूप स्त्री विमर्श और पितृसत्ता शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। ये बहुलता वैचारिक है तथा भौगोलिक और सामाजिक भी। पितृसत्ताओं के आचरण के विवेचन में नृतत्व, शरीर विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान आदि अनेक अनुशासनों का योग है। पितृसत्ता हमारे पास अंग्रेजी के शब्द पैट्रियार्की के हिंदी अनुवाद की तरह आया है। पेटर, फादर, पिदर, पितृ, पिता आदि ये सभी शब्द विभिन्न भाषाओं में उसी एक पितृसूचक अर्थ का संकेत देते हैं। पैट्रियार्की
या पितृसत्ता अपने मूल अर्थ में भारोपीय समाजों की सुदूर अतीत की संरचना का ऐतिहासिक नाम है। उस सुदूर अतीत में किसी आदि पुरुष द्वारा आरंभित कोई वंश अपनी वृद्धि परंपरा में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार क्रमशः कुटुंब से लेकर कबीले तक में फैलता रहा होगा। उस कुटुंब कबीले का भौगोलिक फैलाव क्षेत्र उसकी पैट्रियार्की थी और उस फैलाव क्षेत्र का संरक्षक, अधिकारी, निर्णयकर्ता, वरिष्ठ, वृद्ध उसका पैट्रियार्क। मूल शब्द ग्रीक भाषा का है, पात्रियार्केस, यानी नस्ल का पिता या जाति का प्रमुख। यहां से यह शब्द आया है, यानी ग्रीस में उस सुदूर विगत में शहर का अर्थ वो भौगोलिक फैलाव क्षेत्र का अर्थ रखता था, लेकिन इस तरह परिवार, कुटुंब, कबीले के साथ साथ उनके आवास का भौगोलिक क्षेत्र या शहर की व्यवस्था भी प्रायः एक ही वंश का विस्तार तथा एक ही परिवार प्रमुख या पैट्रियार्क के अधीन रहता रहा होगा। उस समूचे अर्थ को समेटकर ये शब्द बना है। कालक्रम में पैट्रियार्क का अर्थ विस्तार हुआ। वो वंश परंपरा के आदि पुरुष के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त समुदाय और परिवार के सभी वृद्ध वरिष्ठ जन का द्योतक बन गया, जिनकी आज्ञा समादृत और अनुलंघनीय थी और जिसमें वृद्धतम या वरिष्ठतम अपने परिवार या समुदाय का संचालक भी होता था। और आगे चलकर पैट्रियार्की के व्यावहारिक लक्षण की तरह पैतृक वंश परंपरा जारी रही। इसके अंतर्गत संपत्ति का उत्तराधिकार निश्चित रूप से पुरुष संतान को ही प्राप्त होता है। तो पैट्रियार्क को अपने हिंदी के शब्दकोश में हम संभवतः पैतृक के समकक्ष समझ सकते हैं। तो इस ऐतिहासिक संदर्भ से आए हुए पैट्रियार्की के अर्थ में एक तरफ पुरुष की प्रमुखता है और दूसरी तरफ वृद्धता और वरिष्ठता का संकेत है। वो पिता का शासन है और पुत्र पीढ़ी का पुरुष भी पिता की अधीनता का पात्र है। विगत इतिहास में अगर हम देखें तो इस अधीनता से मुक्त होने की कोशिश में पिता पुत्र के बीच के तनाव के भी अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं। इस अर्थ को अगर एक रूपकीय विस्तार दिया जाए तो पितृसत्ता के अर्थ में एक पीढ़ी दर पीढ़ी अमूर्त अवधारणा पिता के शासन क्रम में सदियों से निरंतर संचित होती हुई परंपरा का समावेश भी हो जाता है। वो अनादि अनंत है क्योंकि उसका आदि कहीं दर्ज नहीं है और अंत अभी हुआ नहीं है, अभी तो वो चल ही रही है। इस तरह उसमें शाश्वत और सनातन की अर्थ छाया भी निहित हो जाती है। परिवारों में वो कुल की अलंघ्य रीति, परंपरा, मर्यादा का रूप ग्रहण कर लेती है। तब पितृसत्ता का अर्थ आचरण पद्धति और मूल्य की ऐसी व्यवस्था बन जाता है जो अनेकानेक सांस्कृतिक परंपराओं और मर्यादाओं की भिन्नता और विविधता की अस्पष्टता और अनिश्चय में स्वयं एक धर्म बन जाती है। अपने आप में एक स्वयं सिद्ध पवित्रता से मंडित हो उठती है, जिसका उल्लंघन पाप के समकक्ष होता है। इस धरातल पर पितृसत्ता का फैलाव और धसाव धर्म से कहीं अधिक व्यापक और गहन साबित होता है। स्त्री पुरुष दोनों ही उसके अधीन होते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में सत्ता और वर्चस्व पुरुष के पास है, इसलिए पितृसत्ता को बनाए रखना उसके हित में है। शक्ति विमर्श का रूप लेते हुए वो झगड़ा हिंसक और आक्रामक हो उठता है। प्रत्यक्षतः पितृसत्ता पिता का शासन है। उसमें स्नेह, संरक्षण और अनुकंपा का भी एक अर्थ संभावित रूप से निहित है, लेकिन परंपरा, कुल, मर्यादा, रीति आदि का अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक चोला धारण करते ही वो पुरुष के पक्ष से स्त्री के प्रति निर्मम और क्रूर हो उठती है। उसे चुनौती देना और बदलना स्त्री विमर्श का लक्ष्य है, लेकिन उसे बनाए रखना पुरुष का हित। इसलिए पितृसत्ता बनाम स्त्री विमर्श
अनजाने अनचाहे शायद अकारण भी स्त्री बनाम पुरुष का मोर्चा बन जाता है, जबकि समाज के हित में इसे स्त्री और पुरुष का सहयोगी मोर्चा होना चाहिए, जैसा कि वो स्वाधीनता संग्राम के दिनों में था ही और युवा पीढ़ी की चेतना में पुनः बनता दिखाई भी दे रहा है। मानवीय सभ्यता के विकास में पितृसत्ता का उदय इतने सुदूर अतीत में कहीं स्थित और विस्तार इतने फैलाव में पसरा हुआ है कि समूचे इतिहास का पर्याय समझा जा सकता है उसके पहले का अध्याय मानवीय स्मृति के परे। ये अनुमानित भी है कि वो मातृसत्ता का चरण रहा होगा, लेकिन संदिग्ध भी है कि वो वस्तुतः मातृसत्ता रही होगी। कथित मातृसत्तात्मक समाजों के अध्ययन से ज्ञात यही हुआ है कि मातृसत्ता का अर्थ माँ का शासन नहीं बल्कि मातृवंश परंपरा का पालन है, जिसमें स्त्री को पति की बजाय भाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए अगर पितृसत्ता नहीं तो पुरुष सत्ता ही दरअसल ज्ञात इतिहास में हावी रही है। इस संदर्भ में नृतत्व शास्त्र ने खोजने की कोशिश की है कि कहाँ से इसका सूत्रपात हुआ होगा। तो पितृसत्ता के उद्गम की कहानी नृतत्व शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर केवल अनुमान संभव है। उसे किसी घटना विशेष या उद्गम स्थल जैसे प्रस्थान बिंदु के साथ प्रामाणिक रूप से नहीं जोड़ा जा सकता। नवीनतम हिमयुग 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक के समय में हिमयुग के दौर आते जाते रहे, तो जो नवीनतम हिमयुग था उसके अंत के बाद यानी 11,000 वर्ष पूर्व तक पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का उदय नहीं हुआ था। खेती और घर निर्माण के काफी समय बाद तक भी उसके पहले के अधिकतर शिकारी व अन्न संग्राहक समाज अपेक्षाकृत अधिक समतामूलक थे, ऐसा अनुमान किया गया है। अनुमान यह है कि ईस्वी पूर्व 4,000 साल या कुल 6,000 साल पहले पितृत्व के एहसास और अवधारणा का जन्म हुआ रहा होगा। हालांकि इस विषय में भी ऐतिहासिक शोध से किसी पहलकारी घटना का पता नहीं चलता। उसके पहले तक शायद प्रसव और संतति को स्त्री के रहस्य और शक्ति के प्रति विस्मय और आतंक के अनुभव की तरह ही महसूस किया गया होगा। अनुमान किया जा सकता है कि पितृत्व के संधान का यानी पुरुष का ये ज्ञान कि संतति की रचना में उसका भी कोई योग है। इसे हम यहाँ पितृत्व का संधान कह रहे हैं। इसका नतीजा स्त्री की प्रजनन क्षमता पर प्रतिबंध, यौनिक शुचिता के आग्रह और अंततः स्त्री की यौनिकता के दमन में हुआ होगा। पितृसत्ता के जन्म को शारीरिक भिन्नताओं की स्वाभाविक परिणति की तरह देखने वाले लोग इसे प्राकृतिक अतः अनिवार्य और अपरिहार्य मानते हैं। उनके तर्क स्त्री विमर्श के विषय में आम फहम या कॉमन सेंस का आधार है। पितृसत्ता उनके अनुसार लिंग का सहज परिणाम है और मानव अपनी देह का बंदी है। स्त्री और पुरुष अपनी अपनी शारीरिकता की वजह से अपनी अपनी निर्धारित भूमिकाओं के लिए उपयुक्त है। जिन कामों के लिए प्रत्यक्षतः स्त्री ही अधिक योग्य है, वही उसकी उपयुक्त सामाजिक पारिवारिक भूमिका है। अर्थात पुरुष के लिए काम वस्तु, गर्भधारण, प्रजनन और शिशु पालन तथा घरेलू कामकाज का निर्मूल्य श्रम। दैहिक नियतिवादी लोग प्रायः स्त्री विमर्श के विपक्षी हैं। उनके विमर्श में स्त्री पुरुष की शारीरिक भिन्नता के बखान को स्त्री चिन्हों अर्थात योनि, स्तन और कोख जैसे अंगों तथा गर्भधारण और प्रसव जैसी प्रकट क्षमताओं के भी परे अक्सर हास्यास्पद हदों तक खींच ले जाया जाता है। जैसे कि 1 सदी से अधिक समय से यह दावा किया जाता रहा है कि स्त्री का मस्तिष्क औसतन पुरुष से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो बौद्धिक रूप से पुरुष जितनी सक्षम नहीं होती। दिमाग के आकार का उसके कार्य से क्या रिश्ता है, इस विषय में न कोई संदिग्ध प्रमाण है, न कोई प्रामाणिक निष्कर्ष, न कोई असंदिग्ध प्रमाण है।
न कोई प्रामाणिक निष्कर्ष। दोनों लिंगों के बीच औसत बुद्धिमत्ता में कोई विशेष प्रामाणिक अंतर पाया भी नहीं गया है। तथ्य असल में यह है कि पुरुषों में भी लंबे कद के लोगों का दिमाग ठिगने कद के पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। अतः विभिन्न कद वाले पुरुषों के बीच भी दिमाग के आकारों की भिन्नता होती है, लेकिन इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि लंबे कद के पुरुष अधिक बुद्धिमान होते हैं। कभी यह सिद्ध करने की कोशिश भी नहीं की गई, लेकिन स्त्री की बात आते ही अलग किस्म के निष्कर्ष निकाले जाने लगते हैं। ऐसा ही एक आग्रह स्त्री के अतिशय भावुक और विवेकहीन स्वभाव का भी है। खास तौर से रजोनिवृत्ति काल में विवेकपूर्ण फैसले करने की अक्षमता का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन इस बात को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है कि पुरुष के जीवन में भी अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब वो भावुक, निर्विवेक और आक्रामक हो सकता है। लेकिन शारीरिक नियतिवाद की तर्क पद्धति में स्त्री के दैहिक लक्षण प्रायः उसके खिलाफ दुर्बलता के लक्षण की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण स्त्रियों के विरुद्ध अथवा लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण स्त्रियों के विरुद्ध अलग सामाजिक मानक बनाकर रखे गए हैं, लेकिन इन तर्कों में कोई तथ्य अगर है भी तो केवल इस वजह से कि जो जीवन और जो संसार प्रायः स्त्री को दिया जाता है, उसके संकीर्ण चौहद्दियों के भीतर उसकी बुद्धि के विकास की न संभावना है न अवसर। मौका मिलते ही स्त्रियां अपनी क्षमताओं को प्रमाणित करती हैं, ये बात अब स्वयं सिद्ध हो चुकी है। वैज्ञानिक आधार से ऐसे पितृसत्तात्मक आग्रहों की पुष्टि करने वाले शरीर विज्ञानी भी मौजूद हैं। समाजशास्त्री शरीर विज्ञानी स्टीवन गोल्डबर्ग ने इनएविटेबिलिटी ऑफ पैट्रियार्की में पितृसत्ता की पक्षधरता को अवधारणाबद्ध किया है। पुरुष की आक्रामकता का कारण उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक अंतःस्राव है, जो उसे वर्चस्व प्रेमी बनाता है। उनका मानना है कि सामाजिक व्यवहार प्राथमिक रूप से जीन्स अथवा गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। पितृसत्ता के उदय का कारण भी वही है। पितृसत्ता मानवीय संस्कृति का सार्वभौमिक लक्षण है। विभिन्न समाजों के सर्वथा स्थानीय और देशज व प्रजातीय सांस्कृतिक अध्ययन भी बताते हैं कि हर जगह पुरुष वर्चस्व और स्त्री की अधीनता की ये भावनाएं मौजूद थी, और कहीं कोई विविधता शब्दशः नहीं थी। जिस किसी भी समाज का पर्यवेक्षण किया गया, यही साबित हुआ। इस तर्क के अनुसार पितृसत्ता अनिवार्य और अपरिहार्य है। नृतत्व शास्त्री एलिनोर लीकॉक ने स्टीवन गोल्डबर्ग के वक्तव्य को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा और अबोध तथा गैर जिम्मेदार ठहराया है। जिसको मर्दानगी का मूल पाप कहा जा सकता है, उसके खाते में अपने आसपास हर तरफ दिखाई देने वाली शक्ति के दुरुपयोग की गंभीर पाशविकता और क्रूरता को डाल देना न केवल ऐतिहासिक और निर्जातीय दस्तावेज को नकारता है, बल्कि अगर हम अपने लिए एक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो अपने सामाजिक जीवन को एक नई दिशा देने और समझने की जरूरत की प्रबलता के सामने हम सबको मानव के रूप में निहत्था भी कर देता है। फ्राइड और लैकन जैसे गंभीर और महान विद्वानों का स्त्री विषयक चिंतन भी दैहिकता के निर्मम नियतिवाद के खाते में ही आता है। इन विद्वानों ने स्त्री की संपूर्ण मानसिकता को लिंग के अभाव की हीन भावना से अनुशासित बताया है। शैशव के सुरक्षित संसार से विच्छिन्न होकर वयस्क जगत में प्रवेश पुत्र और पुत्री दोनों के लिए ही सांघातिक और त्रासद है। लेकिन पितृसत्ता के संसार में लिंग शक्ति का प्रतीक है, जिसका उत्तराधिकार पुत्र को प्राप्त है, इसलिए पिता से तादात्म्य कर उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है। लेकिन पुत्री के लिए ये तादात्म्य संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक आचरण संहिता में पिता के लिए उसका आकर्षण अनुचित और अनैतिक है, इसलिए क्षतिपूर्ति भी संभव नहीं है। उसका तादात्म्य माँ के साथ होता है, लेकिन इस व्यवस्था में माँ स्वयं वंचित की हैसियत रखती है, इसलिए क्षतिपूर्ति वहाँ भी संभव नहीं है। इसलिए वो सही अर्थ में न तो वयस्क संसार में प्रवेश करती है
न कभी स्वयं वयस्क हो पाती है, वो आजीवन कैशोर्य की सीमा पर ठिठकी रह जाती है। उससे अधिक बुद्धिमत्ता, परिपक्वता और क्षमता का श्रेय वे स्त्री को देने के लिए तत्पर नहीं है। पितृसत्ता के उद्भव की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व्याख्याएं भी कम नहीं है। स्त्री की दशा में परिवर्तन की नीतियां निर्धारित करने के लिए शायद वे ही कहीं अधिक प्रासंगिक साबित होंगी। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में फ्रीडरिक एंगेल्स का विश्लेषण वाम वैचारिकी में पितृसत्ता की व्याख्या और मूल्यांकन की तरह स्वीकृत है। जब पुरुषों ने निजी संपत्ति के स्वत्वाधिकार पर आधारित पूंजीवाद की स्थापना की, तभी संपत्ति और सामाजिक हैसियत के उत्तराधिकार को मातृकुल की वंश परंपरा से विच्छिन्न कर दिया। पितृसत्ता ने मातृसत्ता को उखाड़ दिया और संपत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्र को मिलने लगा। निजी संपत्ति के उद्भव के साथ स्त्रियों का घरेलू कामकाज पुरुष के उत्पादक श्रम के समक्ष नगण्यता में डूब गया। वह स्त्रीलिंग के वैश्विक ऐतिहासिक पराभव का क्षण था। वामपंथी विचार के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न की अपेक्षा वर्गीय शोषण अधिक गहरा है। वो मानता है कि स्त्री की मुक्ति की समस्या का हल भी सामाजिक क्रांति में है, जो निजी संपत्ति का लोप और समाजवाद की स्थापना करेगी। दास प्रथा पर आधारित उत्पादन प्रणाली के समाज में स्त्री उत्पादन का प्रथम संसाधन रही होगी और पुरुष की संपत्ति का एक प्रकार भी। मात्र स्त्री की जैविकता नहीं, बल्कि निजी संपत्ति, एकनिष्ठ विवाह, पुरुष का आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व और स्त्री की यौनिकता पर उसका कब्जा पितृसत्ता का कारण है। पितृसत्ता पूंजीवाद का लक्षण है। पूंजीवाद के लोप से वो भी स्वतः लुप्त हो जाएगी। वामपंथी विचार पितृसत्ता को मात्र जैविक कारणों तक सीमित नहीं रखता, लेकिन आर्थिक कारणों के परे भी नहीं जाता। पूंजीवाद के पहले और आर्थिक मामलों से अलग भी पितृसत्ता का अस्तित्व है, इस ओर उसकी नजर नहीं जाती। अधिकतर समाजशास्त्री स्टीवन गोल्डबर्ग से असहमत हैं। पितृसत्ता की दैहिक जैविक व्याख्याओं से इनकार करते हैं और मानते हैं कि पुरुष और स्त्री की लैंगिक भूमिकाओं के निर्धारण में सामाजिक और सांस्कृतिक अनुकूलन प्रमुखतः उत्तरदायी होता है। पितृसत्ता वस्तुतः सामाजिक गढ़ंतों, संरचनाओं का नतीजा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती रहती है। परंपरागत संस्कृति और अल्प विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले समाजों में इनकी जड़ें ज्यादा गहरी और प्रतिरोध अधिक मुखर हुआ करते। आधुनिक विकसित समाजों में भी परिवार, संचार और अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए संदेशों के बड़े पैमाने पर पुरुष की प्रबल हैसियत के लिए पक्षपात होता है। डिटरमिन्ड पैट्रियार्की नामक पाठ में प्रसिद्ध विकास जीव शास्त्री तथा समाजशास्त्री जीव विज्ञानी रिचर्ड ल्यूबनटीन ने पितृसत्ता के भविष्य के प्रति नारीवादी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान केंद्रित किया है तथा उसको जड़ से उखाड़कर समाज को उससे छुटकारा देने की संभावनाओं पर भी विचार किया है। स्त्री विमर्श के वैचारिक आधारों की रचना और सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में इस अनुशासन का गहरा सहयोग है। गर्डा लर्नर जो स्त्रीवादिनी है, जिन्होंने विस्तार से पितृसत्ता का अध्ययन किया है, उनकी पुस्तक क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, उसमें पितृसत्ता के किसी एक अकेले कारण और उसके उद्भव के किसी एक विशेष ऐतिहासिक क्षण की तलाश के खिलाफ तर्क दिए गए हैं। सिल्विया वेल्बी दूसरी चिंतक हैं। उनका मानना है कि पितृसत्ता की अपर्याप्त परिभाषाओं से ऊपर उठकर लैंगिक असमानता के उचित विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि समस्या पिता के शासन की अवधारणा के साथ उतनी नहीं जितनी उसके इस्तेमाल के तरीके से है, जिसमें विघटनवाद, दैहिक नियतिवाद
और सार्वभौमिकतावाद की धारणाएं उलझी हुई हैं। पाश्चात्य सभ्यता के इतिहास की परीक्षा से गर्डा लर्नर ने प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया है कि स्त्री पर पुरुष के आधिपत्य का जैविकता के साथ कोई लेना देना नहीं है। सारा किस्सा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभ्यास का है, लेकिन सदियों की पुनरावृत्ति के साथ उत्पन्न अभ्यास ने उसको प्राकृतिक जैसा महसूस कराने में सफलता पा ली है। उन्होंने क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की में प्राचीन हिब्रू और मेसोपोटामियन समाजों की संस्कृति के पुरातात्विक अवशेषों के साक्ष्यों का विवेचन किया है, जिनसे आधुनिक पाश्चात्य संस्कृतियों ने व्यापक पैमाने पर अपने अभिप्राय ग्रहण किए हैं। इस परिप्रेक्ष्य के जरिए सुदूर अतीत यानी प्राचीन ग्रीक दर्शन तक वर्ग और धर्म की संरचनाओं के माध्यम से स्त्री और पुरुष को मूलतः अलग अलग किस्म के जीवों की तरह श्रेणीबद्ध करने के तरीकों की, दोनों के सामाजिक अनुभवों की अलग अलग किस्मों की निशानदेही की जा सकती है। उमा चक्रवर्ती ने इसी मॉडल, लेकिन छोटे पैमाने पर, कंसेप्चुअलाइजिंग ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की इन अर्ली इंडिया जेंडर कास्ट क्लास में भारतीय पितृसत्ता का विवेचन किया है, जो हमारे अपने संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। मध्य पूर्व के प्राचीन इतिहास में ईस्वी पूर्व 3100 से इस बात के चिन्ह मिलते हैं कि स्त्री के अस्तित्व पर पुरुष का आधिपत्य था। उसकी प्रजनन क्षमता प्रतिबंधित थी और वो इतिहास के निर्माण या प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया से बहिष्कृत थी। हिब्रू प्रचलन के अनुसार हिब्रू मूल की बाइबल का पर्याय हिब्रू के आविर्भाव के बाद उसे मानवता और ईश्वरीयता के अनुबंध से भी निष्कासित कर दिया गया था। गर्डा लर्नर ने अपनी क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की में प्लेटो और अरस्तु को उद्धृत किया है। प्लेटो ने सुकरात मेनो संवाद में मेनो से स्त्री के विषय में कहलाया है कि उसका कर्तव्य घर की व्यवस्था और रखरखाव तथा पति की आज्ञा का पालन है। अरस्तु ने भी स्त्री को नैतिक बौद्धिक और शारीरिक रूप से पुरुष से घटकर माना है। उसे पुरुष की संपत्ति कहा और घोषित किया। समाज में स्त्री की भूमिका को प्रजनन और घर में उसका प्रमुख कर्तव्य पुरुष की सेवा माना। स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य प्राकृतिक और पवित्र है ऐसा माना। लेकिन गर्डा का अनुमान है कि अरस्तु के शिष्य सिकंदर के आक्रमणों और विजयों के साथ ग्रीक मूल्यों और मान्यताओं का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ रहा होगा। इन्हीं मूल्यों और विचारों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण से लोग इस सोच में बद्धमूल हो गए कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष उच्चतर जीव है। बच्चे इन्हीं मूल्यों को मानक की तरह सीखते हुए बड़े होते हैं और पितृसत्ता का चक्र ग्रीक संस्कृति के इतना बाद तक भी चलता चला आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इतिहास में स्त्री की भिन्न भूमिकाओं या अलग हैसियत के प्रमाण बिल्कुल हैं ही नहीं। हेरोडोटस, जो यूनान के प्रथम इतिहासकार थे जिनकी मृत्यु 425 ईस्वी पूर्व में हुई, उन्होंने अपनी इजिप्ट यात्रा के दस्तावेज में बताया है एथेंस की स्त्रियों की भूमिकाओं के बारे में। एथेंस की स्त्रियों की भूमिकाओं की तुलना में इजिप्ट की स्त्रियों की जीवन पद्धति के बारे में और आश्चर्य और क्षोभ के साथ उन्होंने चित्रित किया है कि इजिप्ट की औरतें बाजार जाती थीं, व्यापार करती थीं, जमीन जायदाद के सौदे में लगी पाई जा सकती थीं। एक मध्यवर्गीय औरत स्थानीय निर्णय समिति में बैठी भी मिल सकती थी। उत्तराधिकार में जायदाद भी पा या दे सकती थी, वो ऋण ले सकती थी और कानूनी कागजात पर साक्ष्य दे सकती थी। मध्यकालीन यूरोप में भी स्त्री को शासक जैसे थियोडोरा और सत्ता प्रमुख जैसे हेलेना, कॉन्स्टेंटाइन की मां, राजमाता का विशेषाधिकार, राजनीतिक सत्ता और सामाजिक समादर प्राप्त था। लेकिन 16वीं-17वीं शताब्दी के अनेक सिद्धांतकार समाज में स्त्री की भूमिका को लेकर अरस्तु से सहमत थे और पितृसत्ता का ग्रीक विचार ही स्थापित हो चुकने के बाद चलता चला आ रहा था। किसी जैविक या प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि
सदियों के पुनरावृत्ति जन्य अभ्यास की बदौलत। तो अंततः पितृसत्ता के प्रत्याख्यान का समय भी आया। स्त्री चिंतन ने सर उठाया। थियराइजिंग पैट्रियार्की में सिल्विया वेल्बी ने पितृसत्ता को यूं परिभाषित किया है: सामाजिक संरचनाओं और व्यवहारों की व्यवस्था जिसमें पुरुष स्त्रियों को शासित, उत्पीड़ित और शोषित करते हैं। पितृसत्ता गैर बराबरी के पदानुक्रमिक शक्ति संबंधों की ऐसी व्यवस्था है जहां पुरुष स्त्री के उत्पादन, प्रजनन और यौनिकता पर काबू रखते हैं। वो समाज में स्त्री पुरुष चरित्रों की रूढ़ छवियां लागू करते हैं जिसने उसके बीच अन्यायपूर्ण शक्ति संबंधों को ताकत मिलती है। स्त्री की अधीनता और कब्जे का स्वभाव वर्ग, जाति, धर्म, प्रदेश, नृजातीय तथा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों की भिन्नता के कारण हर समाज में एक दूसरे से अलग अलग होता है। किसी नस्ल या वर्ग के भीतर भी उनके धार्मिक या प्रादेशिक अंतरों के कारण पितृसत्ता का रूप अलग होता है। लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद उनसे ऊपर और परे लगभग सभी पितृसत्ताएं स्त्री की यौनिकता और प्रजनन क्षमता पर काबू और कब्जे की परियोजना में एक दूसरे के समान है। ये कब्जा इतिहास के द्वारा विकसित हुआ है और अनेक विचारधाराओं, सामाजिक व्यवहारों और परिवार, धर्म, जाति, शिक्षा, संचार, कानून, राज और समाज ने इनको वैधता प्रदान की है। लेकिन एक और लेकिन सांत्वना और आश्वासन का कारण है। लेकिन पितृसत्ता कोई सनातन वस्तु नहीं है। लैंगिक संबंध गतिशील और जटिल हैं और इतिहास की अवधियों में तथा भौगोलिक परिस्थितियों में बदलते रहे हैं, आज भी बदले जा सकते हैं। स्त्री विमर्श की प्रथम मान्यता ये है कि जन्म यद्यपि जननांग के साथ ही होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, लेकिन लिंग जब तक अर्थान्वित नहीं किया जाता तब तक अपने आप में एक तथ्य है। लिंग युक्त शरीर केवल एक मांसपिंड है। उसे एक निश्चित भूमिका के साथ देखने, उसे उस भूमिका के सांचे में डालने और उसके अनुकूल योग्यताओं के अर्जन का काम उससे समाज करवाता है। परिवार उसका कारखाना है। भूमिका समन्वित लिंग का अर्थ लैंगिकता है। लैंगिकता एक सामाजिक गढ़ंत है। लिंग के तथ्य को वो अर्थ प्रदान करती है। अर्थान्विति बदल दी जाए तो लैंगिकता का रूप बदल जाएगा। लैंगिकता पर आधारित भेदभाव और शोषण बहुत व्यापक है। सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर स्त्री पुरुष की परिभाषित चारित्रिकताएं, प्रवृत्तियां, योग्यताएं, इच्छाएं, व्यक्तित्व, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और व्यवहार के नमूने समाज में ऊंच नीच के अनुक्रम और असमानताओं में योग देते हैं। स्त्री चिंतन के रूप भी पितृसत्ता के समान ही विभिन्न और विविध हैं। ये भिन्नताएं केवल स्थानीयताओं के कारण से नहीं हैं। कई बार उसमें आपस में भी असहमति और विरोध के संबंध होते हैं। जैसे कि अश्वेत स्त्री विमर्श को इस बात से ऐतराज है कि स्त्री विमर्श में श्वेत स्त्री की समस्या को सार्वभौम और मानक सत्ता दी जा रही है, जबकि अश्वेत स्त्री के लिए श्वेत स्त्री भी पुरुष सत्ता के समान ही उत्पीड़न की समस्या का अंग है। भारत के संदर्भ में दलित स्त्री विमर्श की भी कुछ इसी किस्म की आपत्ति है कि चूंकि यथार्थ का बोध सामाजिक स्थिति से निर्मित होता है, इसलिए गैर दलित स्त्रियां दलित स्त्रियों का उचित और वैध प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। लेकिन भिन्नताओं के बावजूद उनके ऊपर और परे सभी स्त्री विमर्श पितृसत्ता के संदर्भ में अपनी कुछ धारणाओं और परियोजनाओं में एक दूसरे के समान है। सभी स्त्री विमर्श सामाजिक संबंधों के सांस्थानिक स्वरूप के लैंगिक स्वभाव को समझना चाहते हैं। विवाह, परिवार आदि संस्थाओं में इसी से तय होता है कि स्त्री या पुरुष के हिस्से में कौन सा काम है और दोनों में से कौन किसके लिए क्या करता है। इसका निहितार्थ ये भी है कि हमारे अस्तित्व का अर्थ और संभावना क्या है, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। सभी स्त्री विमर्श मानते हैं कि समाज में लैंगिक संबंधों की संरचना स्वयं भी समस्या मूलक है और सामाजिक जीवन के अन्य अंतर विरोधों और विषमताओं से जुड़ी हुई है। सभी स्त्री विमर्शों की मान्यता है कि लैंगिक संबंध
प्राकृतिक या अपरिवर्तनीय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पादन हैं। उसका पुनः निर्माण संभव है। स्त्री विमर्श स्त्री के अनुभव सत्यों के बारे में पुरागत मिथक और मिथ्या धारणाओं का विच्छेदन करके स्त्री के द्वारा स्त्री के विषय में सिद्धांतों का गठन करना चाहते हैं। सभी स्त्री विमर्शों में सामाजिक परिवर्तन की वकालत में प्रकट रूप से राजनीतिक होने की प्रवृत्ति है। वे जाति, वर्ग, लिंग के बीच शक्ति के परंपरागत अन्यायमूलक गठन के विरुद्ध खड़े होते हैं। निष्कर्ष की तरह कहा जा सकता है कि विभिन्न स्त्री विमर्शों की इन सामान्य प्रवृत्तियों के अलावा पितृसत्ताओं के साथ संबंध की स्थानीय विशेषताओं के संदर्भ में भारतीय स्त्री विमर्श में एक अपवाद स्वरूप स्थिति भी देखी जा सकती है। भारत में स्त्री विमर्श के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पितृसत्ता ने एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। इन ऐतिहासिक परिस्थितियों और मूल्यों ने भारत में स्त्री से संबंधित मुद्दों को एक अलग रूप दिया है। वैसे भी भारत जैसे पदानुक्रमिक समाजों में लैंगिक उत्पीड़न भी अक्सर जाति, वर्ग, समुदाय, कबीले, नस्ल और धर्म से जुड़ा होता है। इतनी विविध पितृसत्ताओं के बीच मात्र पुरुष के प्रमुख उत्पीड़क होने की अवधारणा आसानी से मान्य नहीं है। दलित एवं आदिवासी स्त्रियों की समस्याएं मुख्यधारा की सवर्ण स्त्रियों से थोड़ी अलग होने के कारण पितृसत्ता के चेहरे में भी थोड़ी विभिन्नता मिलती है। उदाहरण के लिए जाति और धर्म के उत्पीड़न को देखा जा सकता है। इन दोनों के कारण भारत का एक बड़ा तबका प्रभावित होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्पीड़ित होते हैं। अतः भारतीय संदर्भ में पितृसत्ता के बदलते रूपों के अनुसार यहाँ के स्त्री विमर्श को देखा परखा जाना चाहिए।